हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एडीक्यूटी के लिए दमदार प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो भी आपका एग्जाम होने वाले 2025 में वो नई कंपनी एडीक्यूटी कराने वाली है और एसएससी एग्जामों में बहुत दिक्कत देखने को मिल रहा है एडीक्यूटी के द्वारा। लेकिन साथ ही रेलवे एग्जामों में एक भी गलती नहीं मिल रहा है ईडीक्यूटी के द्वारा। तो आपने आज देखा होगा, आज 7 अगस्त है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। तो उसमें उनका एक भी गलती नहीं मिला। जैसे एसएससी एग्जामों में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट मिल रहे हैं और सेंटर बहुत दूर देखने को मिल रहा है और जो कंप्यूटर जो सिस्टम वो उसमें कुछ दिक्कत दिखाई दे रहा है, माउस सही से चल नहीं रहा है। लेकिन साथ ही रेलवे एग्जामों में बिल्कुल भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। आज जितने भी स्टूडेंट अपना फीडबैक दें, सब कुछ अच्छा बताएं कि सेंटर बहुत सही मिला है, वहाँ के कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छे थे और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं। जैसे पहले पेपरों में सवाल आ रहे थे उससे भी इजी सवाल पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैथ के सवाल थोड़े से एडवांस लेवल के पूछे गए थे, रीजनिंग पूरा वही सेम था प्रीवियस ईयर के आधार पर जो आपका सिलेबस उन्होंने जारी किया था। ओके, लेकिन साथ ही एसएससी एग्जामों में जैसे आपका फेज 13 का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिला। फिर उसके बाद स्टेनो का जो इस टाइम आपका एग्जाम चला उसमें तो बहुत सारे मिस्टेक देखने को मिला था। तो उसी को हम टारगेट करेंगे। साथ ही जो मिस्टेक चल रही है अब यहाँ क्लियर हमें होगा। जो आपका 13 अगस्त को एसएससी सीजीएल जो मेन एग्जाम होने वाला है एसएससी का, उसमें देखते हैं कैसा सवाल पूछे जाएंगे, उससे हमें मालूम हो जाएगा। ओके, वो कह रहे हैं कि हम अपना सिस्टम सब कुछ सुधार लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब हम साथ ही एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एडीक्यूटी जिस लेवल के सवाल बना रही एआई के द्वारा, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यही आप सभी को चेक करना है कि आप सभी से 51 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक हो पाते या नहीं। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए टाइम हमारे पास बहुत कम बाकी है, क्योंकि अगस्त का महीना चला है और आपका सितंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम आपसे डेली कहते हैं कि जो भी हम क्लास आपको देंगे आप टेस्ट के रूप में लिया कीजिए। तो ये भी क्लास आपके लिए एक टेस्ट के रूप में रहने वाला, वो भी लाइव है। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप सभी का 51 क्वेश्चन दमदार सेशन होगा भाई, बहुत अच्छे लेवल आज की इस क्लास में हमने आपके लिए तैयार किया है। देखिएगा, डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:35 पे और एक साथ ही शाम में 6:35 पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो देखिए पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऐसे सवाल आपके पेपर में मिलने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए किस राज्य में बौद्ध आबादी का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है? तो सिक्किम राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, चिट्टी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? बताइए चिट्टी बाबू किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तो भाई याद रखिएगा बीड़ा के लिए हैं। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक कौन था? बताइए राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, 2022 में छऊ नर्तक शिवा प्रसाद दास को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और साथ ही जो आज रेलवे एनटीपीसी में जो जीके जीएस का पोर्शन था उसमें कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के सवाल देखने को मिला था। 2024 का भी कुछ सवाल थे और 2025 का भी कुछ सवाल देखने को मिला था। ओके, याद रखिएगा 2022 में छऊ नर्तक शिवा प्रसाद दास को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, दिन के किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम हो जाती है? दिन के किस समय पानी में घुलित
ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम हो जाती है। तो साथ ही याद रखिएगा भोर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे प्रसिद्धि रूप से जाना जाता है? बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा अरोड़ा आसफ अली को जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्यौहार मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा पोंगल त्यौहार। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? बताइए साथी, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? तो भाई ये परम शून्य तापमान कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत में आज़ादी के दौर में निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त इकाइयां स्थापित की गई? भारत में आज़ादी के दौर में कौन सी सूक्ष्म वित्त इकाइयां स्थापित की गई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ग्रामीण सहकारिता। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडार यानी कोल डिपॉजिट के लिए नहीं जानी जाती है? बताइए, कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडारों के लिए नहीं जानी जाती है? तो साथ ही याद रखिएगा सतलुज नदी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के या किए नृत्य गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए साथी क्या बनेगा? तो कौन है जो उड़ीसा के नृत्य गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा केलुचरण महापात्र को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि साथ ही आपको लगातार क्लास मिल रही है। हम इसमें रेलवे एनटीपीसी स्टूडेंट के लिए भी क्लास दे रहे हैं, तो आपको भी साथ लेकर चलना है, उनको भी साथ लेकर चलना है। तो इसलिए साथी आप जब भी क्लास आपके पास आए नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा। आप जानते हैं साथी इस टाइम हमारा ये सीरीज चला है जिसमें 10,000 से लेकर 15,000 बायो को ऐड करना है। तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, नोटिफिकेशन मेन आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन है? बताइए, वर्ष 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन है? तो भाई याद रखिएगा मेधा देशमुख भास्करन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा किसको दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा किसको दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी? तो साथ ही याद रखिएगा राज्यपाल को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो साथी 1992 में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। 1836 में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? बताइए साथी, 1836 में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? भाई 1836 की बात कराए तो ऑकलैंड के अर्ल भारत के गवर्नर जनरल बने 1836 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। राजस्थान में प्रसिद्ध महलों पैलेस और उनके स्थानों के सही संयोजन का चयन करिए। चलिए भाई सही संयोजन का चयन करना है तो भाई हमें इसमें तो केवल सिंगल दिखाई दे रहा लालगढ़ पैलेस जो कि बीकानेर में स्थित है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे प्रभावित है बताइए। तो साथ ही याद रखिए गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। वर्ष 1845 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी? 1845 में भारत में जो पहली सफल कपड़ा मिल है किस शहर में स्थापित की गई थी? तो मेरे दोस्त बॉम्बे शहर में। ऑप्शन है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस गतिविधि पर आधारित थी बताइए। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस गतिविधि पर आधारित थी? तो मेरे दोस्त चारागाह पर आधारित थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरित पादपों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना होता है बताइए। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरित पादपों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो साथ ही याद रखिए केवल 1%। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गानों का नृत्य प्रदर्शन किया था बताइए साथी। किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गानों का नृत्य प्रदर्शन किया था बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा बिरजू महाराज जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। दुनिया भर में कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 किसे मिला? दुनिया भर में कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 किसे मिला था? तो साथ ही याद रखिएगा ये मिला था आनंदिता नियोगी अनाम को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है बताइए साथी। कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो मेरे दोस्त हैजा होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। वर्ष 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक का जन्म हुआ था? वर्ष 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक का जन्म हुआ था? तो भाई याद रखिएगा तानसेन का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही लास्ट में स्कोर करेंगे आप सभी का कि इन 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा भाई, लाइक तो बनता है। ओके निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? तो मेरे दोस्त राउरकेला दिखाई दे रहा है। विशाखापट्टनम तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटक हम्पी आप जानते हैं साथी। और बोकारो कहाँ पे है? बोकारो ये आपका साथी झारखंड में है। आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा की बात किया तो राउरकेला है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है? बताइए अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है? तो साथी चोल राजवंश से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। पानी में निलंबित ठोस पदार्थ पानी के धुंधलापन को बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में धुंधलापन की माप को दर्शाता है? बताइए साथी। पानी में निलंबित ठोस पदार्थ पानी के धुंधलापन को बढ़ा सकते हैं, तो कौन सा पानी के धुंधलापन की माप को दर्शाता है? तो साथी याद रखिएगा मटमैलापन। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो सर जी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। हाकिम मिर्जा के किसके बाद अकबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और राजा मान सिंह को इसे जागीर के रूप में दे दिया? बताइए हाकिम मिर्जा के मृत्यु के बाद या विवाह के बाद या कब्जा के बाद या विजय के बाद अकबर ने काबुल पर
कब्जा कर लिया और राजा मान सिंह को इसे जागीर के रूप में दे दिया। तो साथ ही याद रखिएगा मृत्यु के बाद, हाकिम मिर्जा के मृत्यु के बाद, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की? बताइए, भारत के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की थी? तो साथ ही याद रखिएगा ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? बताइए, 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के लिए खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो आप जानते हैं साथी, जो कि पहला सफल सत्याग्रह जो कि कंप्लीट हुआ था भारत में महात्मा गांधी जी का, वो चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। शारदा नदी नेपाल हिमालय के किस ग्लेशियर से निकलती है? बताइए, शारदा नदी जो नेपाल हिमालय के किस ग्लेशियर से निकलती है? तो साथ ही याद रखिएगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड ने 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड ने 1992 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत में किस खेल आयोजन में राजा भालिंदर ट्रॉफी प्रदान की जाती है? बताइए, भारत में किस खेल आयोजन में राजा भालिंदर ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो साथ ही याद रखिएगा नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ था? बताइए, जैसे वांडीवास का युद्ध हुआ था कब? 1760 में हुआ था। बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, आप जानते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो 1761 की बात कराए तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। किस वर्ष में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव पर संसद के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव पर संसद के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो मेरे दोस्त 1991 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। कुषाण वंश में वेमा कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? कुषाण वंश में वेमा कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथ ही याद रखिए कनिष्क था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। बांग्लादेश के किस क्षेत्र में देश के विभिन्न स्वदेशी जातीय समूहों के बीच चकमा लोग मुख्य रूप से रहते हैं? बताइए, बांग्लादेश के किस क्षेत्र में देश के विभिन्न स्वदेशी जातीय समूहों के बीच चकमा लोग मुख्य रूप से रहते हैं? बताइए, तो साथ ही याद रखिएगा चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। तिब्बत में किस नदी को लांगचेन खबाम के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को लांगचेन खबाम के नाम से जाना जाता है? तो साथ ही सतलुज को। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2019 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? बताइए, जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 भारत में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भाई। 2019 की बात करा भाई, 2019 की बात करा तो ये तो भाई इंग्लैंड में हुआ था। 2023 वाला भाई भारत में हुआ था ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हराकर। और 2019 वाला तो आप जानते साथ ही इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर।
तो बताइए 2019 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था भाई? तो भाई याद रखिए रोहित शर्मा जी थे, अपने देश के रोहित मैन शर्मा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। बाल गंगाधर जी ने किसको भारत का हीरा कहकर वर्णित किया है? बताइए बाल गंगाधर ने किसको भारत का हीरा कहकर वर्णित किया है? तो साथ ही याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के में बाबर ने किसे हराया था? बताइए 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो अब जानते हैं साथी राणा सांगा को। खानवा की युद्ध याद कर लीजिए 1527 जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो जस्ट अगले साल 1527 में खानवा की युद्ध हुआ था, ये बात याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। 2016 में उदित नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2016 में उदित नारायण को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो मेरे दोस्त कला पार्श्व गायन के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और सलाह देने का निर्देश देता है? तो साथ ही अनुच्छेद 163। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। के कल्याण सुंदरम पिल्लई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एसएससी एमटीएस का ये मेरे दोस्त फेवरेट सवाल है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो के कल्याण सुंदरम पिल्लई को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। तो भाई भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था? बताइए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक कौन था? तो मेरे दोस्त एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? बताइए साथी, तो आप लोग रामनवमी जानते हैं किसकी याद में मनाई जाती है? कमेंट करके बताइए, वो भी भारत में। तो साथी याद रखिए भगवान राम जी का जन्म हुआ था। ओके, तो इसलिए रामनवमी इनकी याद में मनाई जाती है। डी ऑप्शन भगवान राम का जन्म हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो साथी भारत का जो पहला बजट था कब पेश किया गया था? तो 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। चक्यार कुथु निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए चक्यार कुथु किस राज्य से संबंधित है? मेरे दोस्त केरल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पुल निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? बताइए साथी। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पुल, ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो मेरे दोस्त रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त ईडीक्यूटी के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दक्कन और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति बढ़ाने की हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षाओं को किसके द्वारा रोक दिया गया था? बताइए साथी। दक्कन और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति बढ़ाने की हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षाओं को किसके द्वारा रोक दिया गया था? तो भाई याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आप सभी का कितना स्कोर रहा इन 51 क्वेश्चन में से। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे और आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से लगातार कर रहे होंगे। जो डेली क्लास हम दे रहे हैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। नोटिफिकेशन को आप ऑन किए होंगे कि जैसे क्लास आती है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। मेरे दोस्त हम इसलिए कह रहे हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए आपको केवल जीके और इंग्लिश पढ़ना ही है, बस कुछ ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ओके, लगातार मेहनत करिए। 1-1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है।
ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिए। उम्मीद करूंगा आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए सेशन में। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, खूब पढ़ाई कीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।